तो देखते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मेन सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल वर्जन आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। आपको प्रैक्टिकली तौर पे समझा दूंगी किस तरीके से जीएसटी होता है। अभी इसका हम थियोरेटिकल एक्सपेक्ट में पढ़ते हैं। थ्योरी क्रिटिकल एक्सपेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ठीक है, ये हर वैल्यू पे, हर जैसा आपका एक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, वो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उस गुड्स को जिसने भी खरीदा है, जितनी बार आपके पास सेल्स एंड परचेज होगी, जितनी बार ट्रांजेक्शन्स होगी, उतनी बार ही आपको टैक्स लगेगा, उतनी ही बार, ठीक है, जीएसटी लगेगी। तो क्या है ये? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। The Government of India has implemented the Goods and Service Tax from 1st July 2017। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी इम्प्लीमेंट की थी 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंट किया था। तो 1 जुलाई 2017 से, यानी 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी इम्प्लीमेंट की थी। क्लियर? अब जीएसटी होता क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंजम्पशन, ये जैसे मान लीजिए मैंने लिया है ना, मैंने परचेज किया है ना, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आपका ये नहीं लगेगा कि आपने है, ठीक है, तो डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स है। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने क्या किया, मैंने, ठीक है, अब उसको आपको टैक्स का क्रेडिट होता रहता है। ठीक है, ये टैक्स का क्रेडिट कैसे होता है, प्रैक्टिकल वर्जन से आपको पूरा क्लियर करूंगी। अभी बस इतना समझिए कि जब गुड्स मैंने परचेज किया तो मैंने जीएसटी पे की, और जब मैंने गुड्स सेल किया, ठीक है, तो मैंने ऑब्वियसली वहां से कुछ ना कुछ अपनी जीएसटी कवर की होगी। तो फिर हमें अब जीएसटी में सरकार को परचेस करती गई। उस केस में होता है जीएसटी मेरी लगी, एंड देन एनालाइज हुआ कि मेरी जीएसटी उतनी नहीं लग रही थी, तो हमें जीएसटी का रिफंड मिलता है। हर ट्रांजेक्शन्स पर, हर परचेज एंड सेल्स पर जीएसटी लगती है। तो दिस इज वाई, दैट इज वाई इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स। अब आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक, मैन्युफैक्चरर से, हाँ, ठीक है, होलसेलर्स ने लिए या आपके रिटेल ने लिए, कंज्यूमर, कंज्यूमर तो फाइनल बियरर है जीएसटी का। मैं तो हर प्रोडक्ट, मुझे ये पता है कि भाई मैं इस, ये मैंने फोन परचेज किया तो मैंने इसकी जीएसटी पे की है, तो मैं तो इसकी जीएसटी पे करूंगी। लेकिन आपके पास क्या है? डीलर है, रिटेलर है, उसने जब परचेज किया तो उसने भी जीएसटी पे की। तो यहाँ सोचिए, जितनी बार गवर्नमेंट के पास परचेजिंग रोज हो रही है, जीएसटी आ रही है, कि फिर उसने सोचा कि भाई मैंने जब, अब उसने जीएसटी परचेज की, अब उसने अपना वही आगे कंज्यूमर पे डाल दिया। ठीक है, तो वहां पे उसको जीएसटी पे क्या हुआ, जीएसटी उसे रिसीव हुई। समझ रहे हैं? उसने जीएसटी पे भी की, जीएसटी उसे रिसीव भी हुई। तो ऐसे ही हर उस पे जीएसटी रिसीव भी होती है, जीएसटी पे भी होती है। तो GST is a destination based single tax on the supply of goods and services। गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर पे, एंड हैज रिप्लेस्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय द, और यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे लगाए गए थे। लाइक आपका, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आपने प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भी आपको एक्साइज, जो मतलब एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ठीक है, प्रोडक्शन पे। अगर उसके बाद आप गुड्स बाहर बेच रहे हैं, तो आपको कस्टम ड्यूटी, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, उसको हटा दिया गया। अब सिंगल क्या, क्योंकि बाहर भी अब आपका जीएसटी ही ज्यादा इम्प्लीमेंट है। तो आज के इसमें हम एक प्रैक्टिकल नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट से अपना जीएसटी को अंडरस्टैंड करते समझते हैं आखिर क्या है। जीएसटी ने कितने टैक्सेस को रिप्लेस किया? जीएसटी ने 17
ठीक है, तो जीएसटी ने 17 टैक्स को रिप्लेस किया है, इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया है। 8 तो सेंट्रल के थे और 9 आपके स्टेट लेवल के थे। और बहुत सारे सेस लगते थे, एक्स्ट्रा एडिशनल सेस लगते थे, उसे भी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो 17 इनडायरेक्ट टैक्स को 8 सेंट्रल और 9 स्टेट लेवल के उन्होंने रिप्लेस किया। जीएसटी ऐसे लगती है। ठीक है, अब जैसे आपको पास था पहले क्या था, बिल्कुल स्पेसिफाइड था कि इतना पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, इतना पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो मतलब कि पहले ये था क्या, स्टेट गवर्नमेंट की इनकम नहीं होगी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, देखो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को फंड कहाँ से मिलता है, पैसा टैक्सेस से मिलता है। ठीक है, टैक्सेस से ही पे होते हैं, तभी वो हम सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो जीएसटी कंप्राइज करती है सेंट्रल जीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी एंड द स्टेट जीएसटी, submusing levies previously charged by the central and the state government, तो जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज होती है। ठीक है, तो जीएसटी कंप्राइज करते हैं सेंट्रल जीएसटी और द स्टेट जीएसटी, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज लगती है। जीएसटी जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, या फिर आपका यूटी जीएसटी है इंट्रा स्टेट के लिए, और आईजीएसटी होती है इंटर स्टेट, ध्यान रखना। ठीक है, ये इंटर स्टेट के लिए है और ये आपका इंट्रा स्टेट के लिए लगती है। ठीक है, तो देखा जाए तो 3 लेवल पर है। ठीक है, अब एक चार्ज है एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब आप समझिए, जब मैन्युफैक्चरर ने गुड्स अपना, ठीक है, आपको होलसेलर्स को दिया, अगर जब मैन्युफैक्चरर ने गुड्स होलसेलर्स को दिया या होलसेलर्स ने अपना रिटेलर को दिया, तो हर उस पे क्या हुआ, क्या होलसेलर्स ने अपना प्रॉफिट ऐड नहीं किया? ऑब्वियसली किया ना। भाई मैन्युफैक्चरर, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं फैक्ट्री से कहीं से गुड्स लेके आई हूँ, तो मुझे जो ये बीच के जो मिडलमैन है, इनका इनका मतलब जो प्रॉफिट है, ठीक है भाई, मैंने इन सब के थ्रू माल जाएगा तो ऑब्वियसली महंगा होगा। तो ये हर स्टेज पे, वैल्यू एडिशन के हर स्टेज पे ये टैक्स चार्ज होता है। तो इज चार्ज एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन के हर स्टेज पे ये चार्ज होता है। एंड द सप्लायर offsets the levy on inputs in the previous stages of value chain through the tax credit mechanism के द्वारा वैल्यू चेन के, ठीक है, प्रीवियस स्टेज पे क्या लगता है कि हमें टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है। जैसे मैंने क्या किया, सिंपल है, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, ठीक है, यानी कि टैक्स का मतलब जीएसटी पे की, जब मैंने परचेज का तो मैंने जीएसटी पे की। ठीक है भाई, अब क्या होगा, और जब मैं कभी भी यानी सेल आउट किया तो मैंने जीएसटी रिसीव की, तो जीएसटी पेड और रिसीव, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म चलता रहता है। फाइनल जब ये निकल के आता है कि आपकी जीएसटी आपको कितनी पे करनी थी। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स में होता है ना, आपको पता होगा, जैसे हर मंथली जिनकी इनकम होती है उस पर टैक्स लग जाता है, टैक्स डिडक्ट करके आता है। तो अभी ठीक है, टैक्स कट के आया, लेकिन जब वो आईटीआर फाइल करते हैं, तो ऐसे ही है, सप्लायर सप्लायर उस सप्लायर ने क्या किया, अपने पहले वाले स्टेज पे जो टैक्स लगाया था, इनपुट पे जो टैक्स लगाया था, वो ऑफसेट उसको, यानी कि मैनेज करने की, उसे कम करने की कोशिश करता है, उसे कहीं ना कहीं अरेंज करने की कोशिश करता है टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म के द्वारा। The last dealer in the supply chain passes on the added GST टू दी कंज्यूमर। ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा जो जीएसटी जो जो बर्डन मेन फेस करता है, दैट इज द कंज्यूमर, द फेस बर्डन। कहने का मतलब क्या, होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर ने परचेज के टाइम पे तो जीएसटी पे की, लेकिन सेल के टाइम पे जीएसटी रिसीव हुई, तो उसकी जीएसटी परचेज और जीएसटी रिसीव, तो उसको तो इतना ज्यादा नहीं हुआ ना, वो फाइनल बर्डन तो फेस नहीं किया। लेकिन फाइनल बर्डन क्या था, ठीक है, फाइनल बर्डन आपका कंज्यूमर के ऊपर आया। दैट इज व्हाई जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ठीक है, तो इसीलिए जीएसटी को
एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं कि आपके पास वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी इज अ वर्ड। जीएसटी जैसे आपके पास वैट था पहले, वैल्यू एडेड टैक्स होता था पहले, उसे हटा के अब जो जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो वैल्यू एडेड के ऊपर ही बेस है। आई होप आपको थ्योरेटिकल एक्सपर्ट समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि द प्रोविजन ऑफ अवेलिंग इनपुट क्रेडिट एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू चेन। कह रहे वैल्यू चेन के हर स्टेज पे जो इनपुट क्रेडिट को अवेल करने का मतलब कि इनपुट को लेने का जो प्रोसेस है, जैसे कि मैंने जीएसटी पे की, उसको रिसीव की, तो ये जीएसटी आपके पास क्रेडिट मैकेनिज्म भी आता है, टैक्स मेरे पास ऐड ऑन हो गया आ गया। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, जीएसटी का टैक्स मतलब बहुत ज्यादा रिसीव हुआ हुआ है, तो मैं अगर पे करती हूँ, ठीक है ना, उस पर, तो मुझे मेरा उसी में से डिडक्ट भी हो जाएगा, पे आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हेल्प करता है कि ये कास्केडिंग इफेक्ट को हटा सके। तो कास्केडिंग इफेक्ट इज द टैक्स ऑन द टैक्स, यानी कि जीएसटी के अंडर आपके कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर सके। तो द प्रोविजन ऑफ अवेलिंग द इनपुट क्रेडिट एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू चेन हेल्प करता है भाई। मुझे ये हुआ कि मैं एक ही चीज के ऊपर, एक ही गुड्स और एक ही सर्विसेज के ऊपर मैं दो बार टैक्स पे क्यों करूं? तो वो जीएसटी के अंदर कास्केडिंग इफेक्ट आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैम इनपुट टैक्स प्राइस कम जो होगा इनपुट और कंज्यूमर्स को बेनिफिट रिसीव होगा। क्या हुआ, कोई डाउट है मैम, इसमें अभी तक? हाँ मैम, मुझे इनपुट क्रेडिट वाला समझ में नहीं आया, कास्केडिंग तो समझ में आ गया। इतना इतना समझ में आया। इनपुट क्रेडिट का आपको ऑफलाइन क्लास में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, अवेल ठीक है मैम। कैसे हम इनपुट क्रेडिट को लेते हैं वो सब बता दूंगी। ठीक है, ठीक है। पहले बताओ, ये समझ में आया? क्योंकि हाँ ये आ गया मैम। जीएसटी के प्रैक्टिकल में सिर्फ और सिर्फ यही समझाना है कि इनपुट क्रेडिट क्या होता है, दैट्स इट। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो। अगर आपने इतना समझ लिया ना कि हर भाई कंज्यूमर ने तो हर चीज कंज्यूम की, तो इसलिए वो फाइनल है, तो उसको तो ठीक है जीएसटी पे करनी ही करनी है। लेकिन जो होलसेलर है उसको जीएसटी मिलेगी भी, और जीएसटी परचेज के टाइम पे जब उसने मैन्युफैक्चरर से परचेज किया तो उसने जीएसटी पे की, लेकिन जब उसने रिटेलर को सेल आउट किया तो उसने जीएसटी रिसीव की, दैट्स इट। इनपुट क्रेडिट कैसे होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल में 5 मिनट में, क्योंकि बोर्ड पे ढंग से समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसका ज्यादा बर्डन नहीं है। और ये जो मैंने आपको परचेज और बस इसको इतना समझ लो, जो मैंने आपको परचेज और सेल के ऊपर टैक्स पेड और रिसीव का कंसेप्ट समझाया है ना, इसी को कहीं ना कहीं, ठीक है, इसी को हम कहीं ना कहीं इनपुट क्रेडिट भी कहा जाता है। क्लियर? अब है कि जो जीएसटी कहाँ लगती है, सबसे अच्छा एक बार ये क्वेश्चन आया था, सबसे पहले ध्यान दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था कि ये इसका सभी कंट्री पे होल पूरी इंडिया में लगेगी, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के। जीएसटी एप्लीकेबल है गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे, सप्लाई होती है गुड्स, छोड़ के मैम या इंक्लूड करके? सॉरी इंक्लूड करके, सॉरी मतलब सभी में इंक्लूड है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पे भी। आर्टिकल 370 आया। अच्छा अच्छा, तो मैंने एक्सक्लूड बोल दिया, नहीं नहीं उसमें इंक्लूड है, क्योंकि अब आपका वहां पे सेक्शन दूसरा लग चुका है। जीएसटी इज, हाँ। एक बाबू एक मिनट रुकना। ठीक है, तो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जीएसटी है यानी गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे, कि जब हम गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करते हैं, ठीक है, उस पे एप्लीकेबल होती है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। ठीक है, तो उसके अब जैसे ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन के प्रिंसिपल पे पहले क्या था, वो था ओरिजिन बेस्ड, जो हमारे बाकी सभी टैक्स से ना कि यहाँ से निकला है। जैसे पहले क्या होता था कि अच्छा ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता था, अब क्या है, अब है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ठीक है, ओरिजिन बेस्ड में क्या फर्क था कि ये इस ओरिजिन से अराइज हुआ है, यानी
कि जैसे आपका एक्साइज ड्यूटी थी, यहाँ से यहाँ पर हमारी इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुई है, तो ये ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन होता था पहले, लेकिन अब आपका डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स था। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाईज, ये तो हमें पता ही है कि जैसे मान लीजिए कि अब आप गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वहां पे उसके साथ साथ आपको इंटर स्टेट सप्लाईज मानी जाएंगी, ठीक है। और इसमें आईजीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट्स में आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, इस इंटीग्रेटेड जीएसटी क्यों है, क्योंकि इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का ही हिस्सा है, सेंट्रल का हिस्सा ज्यादा होता है और स्टेट का हिस्सा कम होता है, तो ठीक है। और इसके साथ साथ जहां कहीं भी कस्टम ड्यूटी तो आज भी है, क्योंकि वो कस्टम ड्यूटी आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर होती है, क्लियर। तो इन एडिशन टू द एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज, यानी कस्टम ड्यूटीज के एडिशन में, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आर लेविड एट रेट्स म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द, ये तो सिंपल है, आई जीएसटी की काउंसिल है, उसके अंडर ही सेंट्रल और स्टेट के द्वारा जो कोई भी रेट डिसाइड किया गया है, रेट लेवी किया गया है, तो सीजीएसटी उसी रेट पे, आई एसजीएसटी उसी रेट पे, आईजीएसटी उसी रेट पे लगाया जाता है। और जनरली 4 स्लैब रेट होती हैं, यानी इन तीनों ने आपस में एग्रीड किया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है तो ऑब्वियसली वही अपना मानेंगे। तो 4 टैक्स स्लैब होते हैं, नेमली 5%, 12%, 18%, 28% हर गुड्स और सर्विसेज के लिए। एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर जीरो रेटेड, कह रहे हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एक्सपोर्ट और जो सप्लाईज है वो जीरो रेटेड हैं, क्लियर। तो मतलब जीरो रेटेड का मतलब है इन पे इतना रेट नहीं लगता, जो आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाईज करते हैं वहां पे आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल, टैक्स पेयर के बहुत सारे जो टैक्स अवेलेबल होते हैं उनके बहुत सारे अलग अलग मोड हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग है, आप मतलब टैक्स जैसे भी पे कर सकते हैं, ठीक है, एनएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी, ठीक है, ये सब हम पे कर सकते हैं टैक्स को, ये तो बहुत सिंपल है। अब है जीएसटी के काउंसिल, ये इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट है, ये तो 100% है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में भी है और टू द पॉइंट है, एग्जैक्ट बताता है, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा नोट्स आपको मिलेंगे जीएसटी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसको मिस बिल्कुल नहीं करूंगी। तो जीएसटी काउंसिल आपका कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरपर्सन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन आपका स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर, क्योंकि एक जो चेयरपर्सन है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से हो गया, देन स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर से आपका वाइस चेयरपर्सन चूज करते हैं, जैसे मेंबर, ठीक है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं फाइनेंस के हैं, एंड ऑल मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट के फाइनेंस टैक्सेशन के मिनिस्टर्स। क्योरम, क्योरम यानी कि मिनिमम मेंबर्स में कितने, मतलब कि जो बैठते हैं वहां पे, एक्चुअल में जो क्योरम होती है 10% है, लेकिन इन्होंने यहाँ जीएसटी के काउंसिल में क्योरम की है कि जब कभी भी डिस्कशंस के लिए बैठेंगे बात करने के लिए, तो कम से कम टोटल मेंबर्स के 50% लोग तो वहां मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो हर स्टेट के मेंबर है, ये भी ध्यान रखना, इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर तो है ही, उसके साथ साथ हर स्टेट में भी जो फाइनेंस टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उन सभी के मिनिस्टर्स हैं। तो ऑल मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस ऑब्जेक्ट टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट, स्टेट हैव टू स्टेट की 2/3 वेटेज होती है, सेंटर की 1/3 वेटेज है, ठीक है। और डिसीजन हमेशा जो भी मतलब मेंबर्स की ज्यादा मेजोरिटी होगी तो 75% मेजोरिटी के द्वारा लिया जाता है,
काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशंस ऑन एवरीथिंग, ठीक है, रिलेटेड टू जीएसटी। तो काउंसिल को, ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड हर चीज के ऊपर रिकमेंडेशन करनी चाहिए, इंक्लूडिंग रूल्स, रेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशंस ऑन एवरीथिंग, तो काउंसिल को हर चीज के ऊपर रिकमेंडेशन करनी चाहिए जो जीएसटी से रिलेट करती है, इंक्लूडिंग रूल्स, रेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब है जैसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, क्या होता है? जीएसटीएन एक नॉन प्रॉफिट है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटायर, मैम आज इतना ही मतलब, रख लो। हाँ बोलिए। मैं कह रही थी मैम आज इतना ही रख लो, इसे ही देख लूंगी मैं, थोड़ा पीछे के पीछे मेरे। खत्म। आपके बोलने से पहले ये इतना ही है। अच्छा एंडी था ये। हाँ हैंडी था, डोंट वरी, खत्म, क्योंकि इसका मुझे पीडीएफ में भी है थोड़ा बहुत, तो उसमें से भी समझाऊंगी, ठीक है। तो डोंट वरी, ये खत्म है। तो हमारे हमें अब स्टार्ट कर देंगे, ऑनलाइन स्टार्ट करूंगी आपका बिजनेस लॉ, क्लियर, ठीक है। तो बिजनेस लॉ पूरा ऑनलाइन स्टार्ट करूंगी, अगर कब जब जब भी ऑनलाइन क्लास होगी, और ऑफलाइन आपका स्टैट्स और टेक्स्ट स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। क्या मैम? तो ये ठीक है, आपके पास है। तो ठीक है, बस ये मतलब जो भी जीएसटी का आईटी सिस्टम है वो उसे कौन मैनेज करता है? जीएसटीएन, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क मैनेज करता है। जबकि आपकी क्लासेस ना कंटिन्यूअसली नहीं हुई है, फिर भी थक जाते हो, बताओ, गलत बात। मैम वो कह कोई बात नहीं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। 12